हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 अभी चल रहा है। रादर आप कह सकते हैं कि हम लोग रैशनलाइज्ड बुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में रैशनलाइज से थोड़ा पढ़ना जरूरी है, सो दैट एक क्रोनोलॉजिकल वे में चलते चले। तो एक फ्लो मेंटेन करने के लिए सारे चैप्टर्स होंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी छूटेगा। इतने हो जाएंगे ना कि आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में पूछा जाता है तो 9 क्वेश्चन आप एकदम आराम से बना सकते हो। तो हमारा जो ये 6 चैप्टर है वो है क्या, अबाउट न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। अब देखिए, जैसा कि हम बताए थे कि 6 क्लास जो है ना वो आपको एक किक स्टार्ट देने के लिए है, वो आपकी सोच को जो है ना एक तरीके से ऐसे डेवलप करने के लिए है ताकि आप क्या कर सको ना कि एक चीज को दूसरे से लिंक करना और डिफाइन करना, ये 2 छोटी छोटी काम कर सको। तो इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कि एग्जैक्ट कौन सा ईयर था बर्थ का, या एग्जैक्ट कौन सा ईयर था डेथ का, या फिर आपका कितने सारे टीचिंग्स थे, कितने सारे रूल्स थे, ये हम नहीं पढ़े। बहुत बहुत मुश्किल से यहां 10 से 15 पॉइंट्स आप पढ़ोगे जो आपको एक स्टार्ट देगा कि चलो आंसर का एक इंट्रोडक्शन हमारा बन रहा है, फ्रेमवर्क तैयार करने में, लिंकेज करने में हेल्प करेगा। तो जैसे बाकी चैप्टर्स की तरह ये चैप्टर भी आपका एक स्टोरी से शुरू है। हर चैप्टर में एक अलग अलग किरदार लेके स्टार्ट किया है। कहीं पे दिखाया है कि भाई उसके ग्रैंड पेरेंट्स जा रहे थे इलेक्शन करने, कहीं पे दिखाया है कि कुछ चीज, कहीं कोई ट्रैवल कर रहा है, यूज कर रहा है, खेल रहा है। वैसे यहाँ पे एक बच्चे का कहानी से शुरू किया है। नागा नाम की बच्ची है, वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है और बनारस जा रही है, और उसकी मम्मी ने जो है टीचर से कहा कि बुद्धा जी का स्टोरी बताइए ताकि हमारे बच्चे भी मोटिवेट हो, सीख सके कि असली लाइफ का क्या वैल्यूज है। तो अब इस स्टोरी से हमको ये समझ में आ रहा है कि इस वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत हिंट हमको मिलने वाला है। किसका? बुद्धा का। हमें हिंट मिलने वाला है कि जहां पे बुद्धिज्म की बात हो रही है वहां पे जैनिज्म की भी बात होगी, यानी कि जहां पे बुद्धा जी की बात हो रही है वहां पे महावीर जी की भी बात होगी। और इस चैप्टर में क्या है ना कि बुद्धा से ज्यादा हम लोग गौतम वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि शुरू से ये बुद्ध नहीं कहलाए जाते थे। बहुत कहानी है, अभी थोड़ा थोड़ा सा बात को, बेसिक स्टोरी समझिए। ईयर और किरदार से ज्यादा आप स्टोरी समझिए कि सोसाइटी आपका धीरे धीरे, पिछले चैप्टर्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इंटरलिंक करो कि सोसाइटी धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है? क्योंकि यहां पे लोगों का जो है ना पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता जा रहा है, और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने का कई कारण है। लोग नए नए टूल्स डेवलप किए, स्ट्रॉन्ग आयरन का डिस्कवरी हो गया, बड़े बड़े जंगल काटे गए, बड़े बड़े जनपद बने, महाजनपद बने। तो कॉम्प्लेक्सिटी, जितने ज्यादा लोग होंगे बैर उतना ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं अब देखिए 2 ही लोग हैं तो कुछ पॉइंट पे विचार जो है मैच नहीं करेगा, सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन वही एक जगह आप बैठे और आपके साथ 200 लोग हैं बैठे हुए, या 200 लोग साथ में रह रहे हैं, तो कभी तो आएगा ना कि आपका विचार किसी से नहीं मैच कर रहा है, फिर कोई और है उसका विचार आपसे नहीं कर रहा है, उसका किसी और से नहीं कर रहा है, तो मतभेद बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में अब प्लस हो क्या रहा था कि एक ग्रुप बहुत ज्यादा अपने आप को बढ़ाए जा रहा था, और वो था क्या, राजा। ये अपना रॉब जो है दिखाया जा रहा था। तो आप जानते हो ना कि जब भी क्या है ना हिस्ट्री में, इतिहास में या प्रेजेंट में भी आप देखो कि किसी एक का दबदबा अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो नेचर उसको कंट्रोल किसी ना किसी विधि से करता है, किसी रिवॉल्यूशन से, रेनेसा से, कई मेथड से। तो राजा पावरफुल हो रहा था, प्लस जो प्रीस्ट है एक तरफा इसका राज था कि एक तरफा जो है ये लोग कहते थे कि ऐसे रिचुअल्स करो, भगवान से मुलाकात होगी, स्वर्ग में जाओगे, ये होगा वो होगा, और जो भी है हम रास्ता बनेंगे, हमारे थ्रू जो है आप यज्ञ कीजिए एंड ऑल। मतलब क्या है कि 2 ग्रुप काफी बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत क्या है आपका क्षत्रिय क्लैंस। लेकिन इनको भी धीरे धीरे इश्यूज होने लगा, क्षत्रियस को भी, क्योंकि हो क्या रहा था कि एक तरह से देखिए, एक साइडलाइन कर दिए गए थे शूद्रास और वैश्य, ये तो ऑलरेडी साइडलाइंस थे। लेकिन इसके अलावा प्रॉब्लम ये था ना कि अब क्षत्रिय को भी इश्यूज होने लगा कि एक तरफा जो है ना कि प्रीस्ट का डोमिनेंसी बहुत बढ़ रहा है, सैक्रिफाइसेस बहुत बढ़ रहा है, एनिमल सैक्रिफाइसेस बहुत हो रहे हैं। इस बात से बहुत लोगों को जो है ना प्रॉब्लम था। तो इसी चक्कर में क्या है ना कि अब कुछ थिंकर्स, कुछ फिलोसोफर्स उभरे। आज के डेट में भी आप देखते हो ना कि कहीं पे भी, मान लो आप एक छोटी सी कंपनी में ही काम करते हो और वहां पे आपको लगता है कि आपका जो बॉस है उस बॉस का दबदबा, अननेसेसरी रूल्स, अननेसेसरी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो होता नहीं है कि आपके ग्रुप में से कोई एक इंसान होता है जो चाहता है कि सबको जगाया जाए, सबको बताया जाए कि ये चीज ठीक नहीं है। उसके इंटेलेक्चुअल पावर्स अच्छे होते हैं तो वो क्या करता है,
कि रीजनिंग करना शुरू करता है कि भाई ये जो काम है, ये काम हमारा जो है इसके बिना भी काम हो सकता था, वीकेंड पे ना करके हम मंडे आते तो कर लेते, इसमें भी कोई देरी नहीं था, इसको जानबूझ के संडे को क्यों अलॉट किया गया, हमारी फ्रीडम छीनी जा रही है, हमारी प्राइवेसी छीनी जा रही है, कई सारे रीजंस। तो कोई एक होगा, क्योंकि किसी को अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्ट्रांग फीलिंग नहीं आएगा। सबको लगता है कि ये गड़बड़ है, लेकिन एक स्ट्रांग फीलिंग लाने वाला एजेंट होता है, उसी को हम कहते हैं क्या, थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स। ये उभरे, इन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई कोई भी चीज रीजन आउट, क्वेश्चन करना शुरू किया। वाई? कि ये जो है कि एक क्लास इतना इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रहा है। आज भी देखते हो ना, इनइक्वालिटी पे जिक्र होता है तो कुछ फिलोसफर्स आते हैं जो कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रहा है, क्या कारण है कि 1% पॉपुलेशन के पास 40% वेल्थ है, नीचे के लोगों के पास जो है ना वो 1% के बराबर भी नहीं है, उसके एक 1/10 पार्ट भी नहीं है उसके। तो ऐसे ऐसे जो है ना थिंकिंग्स आते हैं। तो रीजन ये था कि इनइक्वालिटीज हो रहा था सोसाइटी में काफी ज्यादा। दूसरा था इग्नोरेंस बहुत फैल रहा था, आंख बंद करके सही गलत कुछ भी रिचुअल्स को लोग फॉलो कर रहे थे, सैक्रिफाइसेस बहुत हो रहे थे, जिससे क्या है सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहा था। तो ये सब थिंकर्स जो है ना वो डेवलप हुए। इन्हीं थिंकर में से दो थिंकर थे, एक सिद्धार्थ गौतम और एक थे वर्धमान महावीर। ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ दो थे, कई और थे, हंड्रेड्स ऑफ थिंकर्स थे। लेकिन होता है ना कि जैसे आप क्या है, एक पत्थर पे आप हथौड़ा मार रहे हो तो एक ही वार में नहीं वो टूटेगा, मारते 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 वो एक लास्ट अटेम्प्ट होगा जब टूटेगा, तो आपको लगेगा यही अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट था, बट कंट्रीब्यूशन सभी का है। तो यहाँ 6 क्लास में सब नहीं पढ़ सकते ना, छोटे बच्चे का बुक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट 2 फिगर्स दिया, धीरे धीरे इसी के साथ लिंक करते जाएंगे हम लोग। जैसे पिछले चैप्टर से किया ना कि भाई चैप्टर 1 आपको बता रहा था कि हम कैसे हंटिंग गैदरिंग करते थे, चैप्टर 2 आपको बताया कि ठीक है हम थोड़ा सेटल होना सीखे, हमने सिविलाइजेशन डेवलप किया। फिर उसका अगला चैप्टर आपको क्या बताता है कि सिविलाइजेशंस जो है खत्म हुआ तो एक नया कल्चर शुरू हुआ, ऋग्वेदिक कल्चर, फिर लेटर वैदिक कल्चर। अब आते हैं कि ठीक है वैदिक कल्चर्स में जो प्रॉब्लम्स था, जो इश्यूज था, उसको एड्रेस करने के लिए आपके कई सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स में से 2 थिंकर थे, एक का नाम बुद्ध था, बाद में पढ़ा, पहले तो वो सिद्धार्थ गौतम थे। ये क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, मतलब क्षत्रिय ग्रुप से थे। तो अब आते हैं फटाफट हम लोग देखते हैं। देखिए सिद्धार्थ, जिनको क्या कहा जाता था, गौतम, ये फाउंडर है किसके, बुद्धिज्म के, लगभग 2500 साल पहले। इनफैक्ट मान के चलो कि 6th सेंचुरी BC 500 समथिंग में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे कि जैसे जैसे महाजनपद बढ़ रहा था, हम बताए थे ना कि राजा और प्रीस्ट का इतना डोमिनेंसी बढ़ा ना कि बाकी लोग जो है दबना शुरू हो गए। तो ऑब्वियसली कब तक इंसान दबेगा, ये फिजिक्स का भी लॉ है कि आप किसी भी चीज को कंप्रेस कर रहे हो, एक टाइम के बाद क्या होगा कि वो रप्चर कर जाएगा, और उसके रप्चर होने से सिर्फ वो नहीं खराब होगा, पूरे जगह पे चीजें फैल जाएंगी। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हुआ। तो इसी तरीके से क्या है कि बहुत सारे थिंकर्स जो है ना वो आप ये समाज में जो चेंज हो रहा था उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। वो आप क्वेश्चंस आंसर करना शुरू किए थे कि भाई क्या ट्रू मीनिंग है। ऑब्वियसली फिलोसोफर है तो क्या करेगा, फिलोसफी की बात करेगा। कि जैसे मान लो आप फिलोसोफर हो, हम आपको कहे कि देखिए ये पेन है, इस पेन से आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं, तो आप फिलोसफिकल एंगल लेके आप इसको कहोगे कि भाई हम क्यों लिखे ही क्यों, हम लिख के ही क्यों अपने आइडियाज प्रोपेगेट करें, हम तो बोल के भी कर सकते हैं। तो यही कहलाता है फिलॉसफी हर बात में। कि जैसे हम कहते आप पढ़ोगे तो आप अच्छे इंसान बनोगे, तो अब आपका क्वेश्चन फिलोसफिकली आना चाहिए कि अच्छा होता ही क्या है, अच्छा इंसान क्यों है, अच्छा इंसान होने के क्या फायदे हैं, क्यों होना चाहिए, क्या मायने है जो अच्छा है, कैसे हम समझ पाएंगे कि हम अच्छे हैं, क्या पैरामीटर, क्या बेंचमार्क है। तो वही कहलाता है फिलॉसफी। अब ये जो बुद्धा है हम बताए थे ना कि ये क्या थे, क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। ये याद रखिएगा, शाक्य गण याद होगा, हम लोग वज्जी पढ़ रहे थे ना, जो 16 जो ये था महाजनपद था, 16 महाजनपद, उसमें से एक था ना जो सबसे अर्लीस्ट रिपब्लिक था। यहाँ पे याद होगा बहुत सारे गण और संघ थे, इसी गण में से एक जो गण है या ग्रुप है वो था शाक्य, और इसी शाक्य से बिलोंग करते थे कौन, बुद्धा जी। इनका जन्म जो है ना वो नेपाल के लुम्बिनी में, प्रेजेंट डे में जो है ये नेपाल के लुम्बिनी में आता है, जहां पे इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, और नेपाल में जब जन्म हुआ था तो उसके बाद लगभग मान के चलो 29-30 ईयर्स की उम्र में जो है ना ये अपने घर को छोड़ दिया, रिनंसिएशन, घर को त्याग कर दिए फिलॉसफी की तलाश में, क्वेश्चन की तलाश में। उसके बाद क्या है कि ये इनको जो है इनके अपने फर्स्ट गुरु मिले, कमेंट सेक्शन में बताइए। ए से उनका नाम है
कि उनके जो पहले गुरु थे वो कौन थे। तो फर्स्ट गुरु मिले, उनसे उन्होंने टीचिंग लिया। टीचिंग लेके जो है वो आपके क्या गए कि कह सकते हैं बोधगया में बोधि ट्री के नीचे जो है इनको पहला एनलाइटमेंट मिला, फर्स्ट एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब असली मतलब पता चला। जैसे होता है ना कि कुछ सोच अचानक से आपको आइडिया स्ट्राइक किया तो लगता है ना कि अरे हाँ ये बहुत बड़ा बात हो गया। एंड देन उसके बाद जो है ना ये जाके जो है इन्होंने पहला अपना सरमन, मतलब अपने डिसाइपल्स, अपने जो है कह सकते हो फॉलोअर्स जो है उनको पहली बार जो है ना, एक होता नहीं है कि आज के डेट में होता है ना कि गैदरिंग करना या असेंबली बनाना और असेंबली में एड्रेस करते, तो बिल्कुल वैसे ही क्या है ना कि अपने टीचिंग्स को प्रोपेगेट करना। पहली बार जो है ये सारनाथ, वही सारनाथ को देखने वो बच्ची जा रही थी। तो यहाँ पे नॉलेज के सर्च में घर को उन्होंने त्याग दिया। त्याग देने के बाद उनको देखिए पीपल ट्री के अंदर, बोधि ट्री भी जिसे कहा जाता है, वो एक्चुअली आज के प्रेजेंट डे में जो है आप जाओगे इंडियन बोधि टेम्पल ना, वहां पे आपको बोधगया में, गया से कुछ किलोमीटर दूर है, वहां मिलेगा। वो एक्चुअली वो भी ओरिजिनल नहीं है, उसका जो कटिंग था वो श्रीलंका में प्लांट हुआ और फिर वहां से कटिंग लाके यहाँ फिर से प्लांट हुआ। तो जगह वही है कि उसी जगह पे उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया। और इसके बाद एनलाइटमेंट के बाद उनको कहा गया बुद्धिमान, कि हाँ ठीक है आप वाइज हो, आपको इस भीड़ भाड़ से कुछ अलग नॉलेज मिल गया है। और पहला सरमन जो है कहाँ किए, सारनाथ वाराणसी में। और फिर बाद में जो है वो मर गए कहाँ पे, कुशीनगर। सभी इवेंट के क्या है ना सिंबल्स है, नेम है, जैसे निर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन, जन्म, महापरिनिर्वाण, जैसे जन्म हुआ तो जन्म कहे, ये जो आपका डेथ हो गया तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो उन्होंने सरमन दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये सब जो है ना ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो अभी लोअर क्लासेस में नहीं है। सबके सिंबल्स भी है, बुल, लोटस, ऐसे कुछ सिंबल है। तो और ऊपर से आपको ये भी कहानी कि उनका जो हॉर्स है उसका नाम भी पढ़ना होता है। फिर वो इंसिडेंट्स देखे, लगभग 3-4 इंसिडेंट देखे, जिससे उनको पता चला कि बहुत सारे जो है ना हमारे डिजायर्स है जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। आज की डेट में भी आप शांति से बैठ के अगर सोचो ना तो आप जितना खुद से एक्सपेक्टेशंस रखते हो, दूसरों से छोड़ दो, खुद से भी कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये खरीदना, वो खरीदना है। और ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं रखते, ऐसा टीचर हमारे अंदर भी एक्सपेक्टेशन है, तभी ये वीडियो बना रहे और आपको भेजे। एक्सपेक्टेशंस है तभी तो, ऐसा थोड़ी है। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। यही हम सबके दुख का कारण है। तो हम सबके दुख का कारण है, तो इसका निवारण भी है कि हमें क्या करना है ना कि अपने पे कंट्रोल रखना है। हमारे अंदर एक काइंडनेस होना चाहिए, हमारे अंदर क्या है ना एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक सैक्रिफाइस होना चाहिए। एक लिमिट के बाद हमें चीज़ों को त्यागना आना चाहिए कि ठीक है इतना हो गया, इससे हमारा जीवन सुखी सुखी चल जाएगा, इसके बाद हम त्याग देते हैं, जो कि आज के डेट में शायद ही किसी में होगा। मुझ में तो नहीं है, अगर आप में है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये चीज़ें जो है ना बुद्धा जी सिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि उन्होंने क्या कहा कि हमारा जीवन सफरिंग से भरा हुआ है, और ये सफरिंग का कारण क्या है, क्रेविंग्स एंड डिजायर्स। आप जितना मांगोगे उतना आपको दुख, वो नहीं मिलेगा तो दुख होगा। कि भाई आपने जो है आज सपोज है कि आप आज खरीद लिए सपोज सैंट्रो की गाड़ी, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार सैंट्रो बढ़िया नहीं है, अब जो है स्कॉर्पियो लेना चाहिए। स्कॉर्पियो ले लिए, फिर लगा दी नहीं यार फॉर्च्यूनर लेना चाहिए, मर्सिडीज लेना चाहिए, रोल्स रॉयस। तो आप जितना खुद से एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जाओगे, उसको पूरा करने के लिए आप सफरिंग्स में ट्रैप होते जाओगे। आप मेहनत करोगे, काम करोगे, स्ट्रगल करोगे, और मगर अगर नहीं मिला तो फिर सफरिंग होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि थर्स्ट और तन्हा, he taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything। बताए ना कि भाई आप आप दुखी हो, दुख का कारण क्या है, आपकी डिजायर्स। उस डिजायर को कंट्रोल करो, जितना जरूरी है उतना करो, उसके बाद डिजायर मत करो। उसके बाद क्या है, इन्होंने कर्म का भी जो है ज्ञान दिया। इनके हिसाब से आपके कर्म अच्छे हो बुरे हो उसका परिणाम आपको मिलता है, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी। तो मतलब है बेसिक, और प्रकृत लैंग्वेज में अपनी भाषाओं को प्रोपेगेट करते थे। यानी कि सिंपल सा चीज है ना कि अगर आप ध्यान से देखो तो क्या था कि बुद्धा जी का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद क्या किए कि लगभग 29-30 साल की उम्र में जो है घर को त्याग दिए, क्योंकि उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था।
बॉलीवुड के भाषा में कहे तो किक नहीं मिल रहा था। तो वो सही नॉलेज आने, और ऑब्वियस सी बात है कि जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि राजा होना, पैसे होना, लग्जरी होना असली सुख नहीं है, उस दिन आपके पास कितना भी पैसा होना आप सच में बेचैन हो जाओगे। और कई लोगों ने फील भी किया होगा। वही बेचैनी कारण बना कि वो ढूंढने निकले। उन्होंने देखा कि दुनिया में बहुत दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है। तो इसी के बाद उनको क्या है ना कि पता चला कि हाँ ये प्रॉब्लम है। तो पहला एनलाइटमेंट उनको बोध गया में मिला। उसके बाद वो पहला सरमन मतलब पहला टीचिंग अपने डिसाइपल्स को सारनाथ में उन्होंने दिया। उन्होंने समझाया कि आप जो है रश में मत रहो, भेड़ की तरह मत भागो आपके। और ये क्या क्या सिखाया उन्होंने, सिर्फ उसी सरमन में नहीं, वो अपने आजीवन यही बात सिखाते थे कि हम सब जो है ना कहीं सफर कर रहे हैं। सफर का कारण है ट्रैवल वाला सफर नहीं, दुख वाला सफरिंग। सौरो है, कारण है। उसका कारण क्या है कि हमारे डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। इस डिजायर का एक ही कारण है मॉडरेशन या कंट्रोल, कि बेसिक नेसेसिटी जिसके साथ हम जीवन स्मूथली काटेंगे उतने तक रहो, अननेसेसरी डिमांड्स एंड डिजायर्स मत करो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई कर्म का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अच्छा हो या बुरा हो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और ये सारा चीज कनेक्ट अगर करना है कॉमन मास के साथ, तो कॉमन मास के लैंग्वेज में जो है ना ये आप बताइए। तो बेसिकली इन्होंने क्या है ना पाली लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। ये कॉमन लोग, संस्कृत ने, जैसे वैदिक लिटरेचर था ना कि संस्कृत था तो जो समझ सकते थे, पढ़ सकते थे, वही लोग पढ़ते थे। उसी वजह से वो लोग समझते थे कि हम सुपीरियर है। जो नहीं पढ़ पा रहे इसका मतलब वो बेवकूफ है। जैसे होता है ना कि आज के डेट में भी क्लास 10 का कोई किताब है, उसका न्यूमेरिकल है, उसको आप किसी क्लास 4 के बच्चे को दे दो तो वो नहीं समझेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो ऐसे में क्या है, जज करने वाले लोग जज कर लेंगे कि ये बेवकूफ है, तो छोटा बड़ा का फीलिंग आ जाएगा। बिल्कुल वैसे एक ऐसी भाषा जो सामने वाला, अब यूरोपियन के कई भाषा हमें नहीं समझ में आता और ले दिया जाए तो हम नहीं समझेंगे, तो वो लोग जज कर लेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं आता है। सिंपल सी यही बात है। लेकिन इन्होंने लोगों की आम भाषा का यूज किया ताकि सब तक उनका मैसेज पहुंचे, सब समझे कि हम लोग इक्वल हैं, हम लोग इनइक्वल नहीं हैं। तो इसलिए इन्होंने इस भाषा में, यहाँ क्वेश्चन भी पूछा कि वेदा किस में लिखा गया। तो इस तरह से क्या है ना कि इन्होंने पीपल को एनकरेज किया कि भाई आपकी बात पहुंचेगी तभी तो आप क्या है ना लोगों को समझा पाओगे, लोग समझेंगे, तैयार होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जो है इन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया। अब यहाँ पे एक स्टोरी है जो कि आपसे ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, बस ये सिंपल सा स्टोरी है ना कि बुद्धा जी ने जो है ना मैसेज क्लियर किया यहाँ पे कि सफरिंग जो है ना, सफरिंग कह दो या फिर डेथ होना, बर्थ होना, ये एक तरह से क्या है यूनिवर्सल फिनोमेना है। डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसा होता है ना कि कोई भी हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कुछ भी हो, हर इंसान के जीवन में छोटा बड़ा कोई ना कोई ऐसा समय आता है जब उसे दुख भोगना होता है। अब वो दुख ऐसा हो सकता है ना कि शायद उसके किसी लव्ड वन का डेथ हो गया हो, या वो ये दुख हो सकता है कि शायद उसे किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का हो, उसके एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रहा हो, कहीं ना कहीं स्ट्रगल या दुख आता है। तो वैसे ही एक लेडी जो थी उनके बच्चे की डेथ हो गई, वो भागते हुए बुद्धा जी के पास गई कि हमारे बच्चे को जिंदा कर दो, जिंदा कर दो। वो तो बुद्धा जी बोले ना सिंपली कि ठीक है आप जाओ और किसी घर से जो है ना कुछ सरसों के दाने ले आओ। तो कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, हम ले आएंगे। लेकिन उन्होंने फिर कहा कि देखिए कंडीशन है, आपको उसी घर से दाना लाना होगा जिसके घर में कभी कोई डेथ नहीं हुआ है। तो ऐसे में वो पूरा भटकी, लेकिन उसको कोई ऐसा घर मिला ही नहीं जहां किसी का डेथ नहीं हुआ। किसी ना किसी का डेथ हुआ था, किसी के बच्चे का, किसी के माता पिता का, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, चाचा चाची, किसी ना किसी का हुआ था। तो इससे उसको ये मैसेज मिला कि ये सारे फिनोमेना यूनिवर्सल है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। इसको लेके दुखी होके बैठ जाने से हमारा जीवन नहीं चलेगा। लाइफ मस्ट गो ऑन। जैसे था ना राजेश खन्ना जी का शायद मूवी का था, तो ऐसा उन्हीं की मूवी में ये इस तरह के सीन को जो है ना एक दूसरे तरीके से दिखाया। आई थिंक रोटी मूवी आप शायद देखोगे राजेश खन्ना जी की ना, बहुत बहुत अच्छी और यूपीएससी एग्जाम से रेलिवेंट एक तरह से एथिकल मैसेज वो देता है। कि उसमें दिखाया है कि एक लेडी को जो है ना गांव के कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, तो ऐसे में राजेश खन्ना बचाने आता है और उसमें एक गाना भी आता है कि वही मारना पत्थर जिसने पाप ना किया हो और जो पापी ना हो। तो ऐसे में लोग मारना छोड़ देते हैं कि भाई आप अगर किसी पे पत्थर मार रहे हो, उंगली उठा रहे हो, तो ऐसे में आप एकदम पाक साफ होने चाहिए।
आपका जमीर जवाब देना चाहिए कि नहीं, हम कोई पाप नहीं किए, तभी आप उस औरत को मारो, मारने से आपको रोक नहीं रहा है। सिमिलरली यहां भी तो कुछ वैसा ही बात था कि उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम जिंदा कर देंगे, लेकिन तुम एक घर ऐसा चुनो जहां पे कोई डेथ नहीं हुआ हो और वहां से सरसों के दाने ले आओ, हम तुम जिंदा कर देंगे। तो ये एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक इंपॉर्टेंट लाइन बन सकता है आपके लिए। अब कुछ जो है ना 6 स्कूल्स है फिलोसफी के, इसको लेटर ऑन आप रट्टा मारिएगा कि जैसे होता है ना कि आज भी जो फिलोसफी ऑप्शनल के होंगे स्टूडेंट, तो वो कई सारे जो है ना फिलोसफिकल थिंकर्स को स्कूल्स को पढ़ते होंगे। तो वैसे एंशिएंट टाइम में भी 6 थे, जैसे आपका न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान में रख लो कि ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वैशेषिका है तो उसको प्रमोट करने वाले कोनर थे, न्याय को प्रमोट करने वाले गौतम थे, सांख्य को प्रमोट करने वाले कपिला थे, योगा को ऑब्वियसली पतंजलि, पूर्व मीमांसा को जैमिनी और उत्तर मीमांसा को व्यास। और एक और इंपॉर्टेंट फिलोसोफर मैक्स मुलर, इनके बारे में तो कई जगह आपको सुनने मिलेगा। तो ये बिल्कुल मेमोराइज कर लेना, इसका डिटेलिंग जो है ना जब जिस चैप्टर में आएगा ना तब समझने वाली बात। मतलब अलग अलग फिलोसफिकल एंगल है भाई। किन्हीं को लगता था कि योग करने से मेंटल पीस होता है, स्पिरिचुअल वेलबींग होता है, फिजिकल हेल्थ जो है ना मेंटेन होता है। किन्हीं के फिलोसफी में ये था आपका क्या कि जो आपका क्या है ना कि एक तरह से कह सकते हो कि जो है सो भगवान होते ही नहीं है। किन्हीं को लगता था कि भगवान के 2 रूप है, किन्हीं को लगता था भगवान के एक ही रूप है। तो अलग अलग अपनी फिलॉसफी, सब अपने फिलॉसफी को सपोर्ट करते थे। अब आता है क्या कि देखिए, अब क्या है ना कि हम लोग वेदास वगैरह जो है पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ वेदास नहीं था, वेदा के साथ साथ वेदा को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया था ब्राह्मणास। जैसे होता है ना कि कोई किताब आप पढ़ रहे हो मोटी सी, कोई कॉलेज में आप पढ़ रहे होगे और आपका कोई एडिशन होगा, जैसे कोई अगर एमबीबीएस में होगा वो केडी त्रिपाठी के फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनके पास वो मोटा बुक नहीं समझ में आता तो साइड से कुछ रेफरेंस ले लेते हैं। तो एक तरह से वेदास का रेफरेंस क्या था? ब्राह्मणास। जंगलों में जो है एक तरह से कह सकते हो कि जंगल में जो जाते थे हर्मिट्स लोग, वो लोग लिखते थे, तो उसको हम कहते थे अरण्यक्स। अरण्यक मतलब जंगल ही होता है, फॉरेस्ट। और उसके बाद क्या था? उपनिषद। एक तरह से फिलॉसफी है ये, वाई वगैरह आंसर क्वेश्चंस को आंसर करता है। तो वेद को, जितने भी वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अर्ली और लेटर वेदिक, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका रेफरेंस बुक है ब्राह्मणास। जंगलों में लिखे जाने वाले अरण्यक्स है। और उपनिषद एक तरह से फिलॉसफी है, वो ये बताता है कि हमारा जो सोल है वो यूनिवर्सल है, हमारी बॉडी का जो है एंड होता है, सोल का नहीं होता है, सोल परमानेंट है। मतलब ऐसी फिलोसफिकल चीजों को आंसर करता है, जिससे क्या है ना कि लोगों में एक इनर बीइंग, एक मोरालिटी डेवलप हो। मोरालिटी डेवलप होगा तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, वो अपने आप को बराबर समझेंगे, तभी तो चीजों का इनोवेशन हो सकता है। तो ये सारे बुक थे, उसमें से एक थोड़ा सा पार्ट है, ये डिटेल नहीं है, थोड़ा सा आप जान लो कि उपनिषद आपका क्या है। तो ये क्या है, फिलोसफिकल क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए जो है ये लिखा जाता था। उसके बाद क्या है कि अब क्या बताता था कि कुछ है जो कि परमानेंट है, जो कि डेथ के बाद भी जाएगा। क्या है? आत्मा, सोल। और ये एक तरह से क्या है आपका यूनिवर्सल है, सबके पास तो शरीर भी और आत्मा भी है। तो एक चीज, कई सारे पॉइंट्स लिखाए थे, लेकिन अभी फिलहाल एक बात ध्यान में रखिए, इंट्रो कर रहे हो आप, इंट्रो आप सिर्फ ये जाने कि हाँ वेद में अर्ली ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या था? तो ऋग्वेद आपको क्या था? हिम्स के थ्रू जो बोले जाते थे, बोल बोल के ट्रांसफर होते थे लर्नड लोगों के बीच में। और इसमें जो है बेसिकली जो आपके स्लेव वगैरह थे वो लोग उतना नहीं पार्टिसिपेट करते थे, बोल बोल के ट्रांसमिट होता गया और थोड़े बहुत यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे, इतना हुआ। लेटर में चीजें और मॉडिफाई हुई। लेटर में एक तरफ से आपका जनपद, महाजनपद वगैरह तो इवॉल्व हो ही रहा है, साथ ही साथ थिंकर्स आ रहे हैं। तो उसी थिंकर में से क्या है ना कि एक थिंकिंग बुक है उपनिषद का, जो कि वेद के एकदम अंत में लिखा गया, वेदांत भी जिसे कहते हैं। ये आपको बहुत सारी बातें बताता है फिलोसफिकल। उसमें से एक आत्मा की बात करता है कि कुछ भी मर जाए, आत्मा जो है वो अमर है और यूनिवर्सल है। तो जिसका मतलब क्या होता है, अब उपनिषद का मतलब ही होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। कि इसका मतलब होता क्या है ना कि एक तरह से फिलॉसफी होता क्या है, दो लोगों के बीच में हम कुछ बोलेंगे, आप उसके काउंटर में या फेवर में कुछ बोलोगे, फिर हम उसको काउंटर करेंगे। तो वैसा ही कुछ है। तो ये जो है ना टीचर स्टूडेंट, इसके बीच में जो वाद विवाद हो रहा है, जिसका एक फिलोसफिकल एंगल बनता है और बहुत किसी तथ्य के एकदम नजदीक तक आप अप्रोच कर जाते हो, वही करने में आपका हेल्प कौन करता है?
उपनिषद। जैसे यहां देखिए, एक आपका क्या है ऐसा उपनिषद, चांदयोग के उपनिषद से लिया गया है। इस कहानी को आपको नहीं ध्यान में रखना, बस इतना समझ जाओ ना कि भाई कुछ संत लोग थे, उसके पास एक भिखारी आया बेगर, और उसने कहा कि कुछ खाने को दे दो। संतों ने कहा कि भाई हम नहीं देंगे। तो ऐसे में क्या है कि भिखारी ने जो है, पोएटिक वे में लिखा है, आप कहानी का सार समझ जाओ। भिखारी ने कहा कि भाई आप तो ये मानते हो ना कि ये जो दुनिया है यहाँ पे यूनिवर्सल सोल है, ये दुनिया एक ही है, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम तो ये मानते हैं। तो ऐसे में कहा कि तब तो हम भी उस एक दुनिया में से एक हिस्सा है, तो अगर हमको नहीं आप दोगे खाने को तो इसका मतलब है आप अपने टीचिंग का ही उल्लंघन कर रहे हो। तो ऐसी बातों से कह के बाद में संत जो है वो कहे नहीं आप ठीक बोल रहे हो, आपको हमें फीड करना चाहिए, आपको हमें फूड प्रोवाइड करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे यही कहानी है, इसको ना याद करना है ना कुछ करना, बस समझ जाओ, एक मैसेज समझ जाओ कि यहाँ से पता चलता है यूनिवर्सैलिटी और सब कुछ एक ही है। अब इसमें जो है कहेगा आपसे ना कि क्या कौन कौन थिंकर थे, बिना ये पैराग्राफ देखे कुछ समझे आप खुद ही समझ जाओ ना कि समाज कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कॉम्प्लेक्स होते होते इनइक्वालिटी दिमाग में घर कर जाता है। यहाँ भी वही था, राजा लोग थे, ब्राह्मण्स लोग थे, जो मैन है ये लोग आपके कर सकते हैं, लेकिन स्लेव, पुअर, वुमेन ये सब उतना नहीं उपनिषद जो है ना उपनिषद को पढ़ते थे या पढ़ाते थे या समझाते थे या लिखते थे या कुछ भी कंट्रीब्यूट करते थे। बट हाँ, हर जगह कुछ एक्सेप्शन है। ऐसा नहीं है कि समाज में हमेशा से रहा कि यही सिर्फ करेगा, ओनली का कॉन्सेप्ट नहीं था, मेजॉरिटी का था। कि आज भी देखो कि ऐसा नहीं है कि हम मानते हैं कि हमारी सोसाइटी, जो आप सोसाइटी में पढ़ोगे भी कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फीमेल्स की वैल्यू नहीं है। फीमेल्स भी कई ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे है जहां से वो मेन को कंट्रोल में रखती है। तो वैसा ही कुछ था, तो उस समय भी कुछ एक्सेप्शंस था, जैसे अपाला, गार्गी, मैत्रेय ये लोग थी, फीमेल्स वो लोग भी जो है ना पार्टिसिपेट करती थी। कुछ आपके पुअर लोग थे, उस पुअर में से एक नाम है सत्यकाम का, जो कि उनका नाम जो उनकी माँ के नाम के ऊपर पड़ा है, जवाली नाम के ऊपर। तो ये लोग पार्टी मतलब मोस्टली हायर ग्रुप जो अपने आप को हायर समझते थे। तो कौन कौन थे? ब्राह्मण्स एंड राजास, मेन। लेकिन कुछ वुमेन भी है, देखो गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री। और एक आपकी क्या है, पुअर पीपल जो है ना रियरली टुक पार्ट, लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन? सत्यकाम जवाला, जिसका नाम उनके माँ के नाम के ऊपर पड़ा है। मतलब ब्राह्मण्स लोग का इंपॉर्टेंट रोल था। अब उसके बाद आता है कि इसी सब टाइम के दौरान बहुत सारे स्कॉलर्स हुए, जिसमें से एक नाम याद रख लिया अभी फिलहाल, बस याद रखिएगा ना कि इन्होंने ग्रामर में अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान में रखने का जरूरत नहीं। डेट वेट सब जो है वो बाद में आप पढ़ना है, या कितने उसमें सूत्र थे, कितने फॉर्मूला थे बाद में। अभी याद रखो इतना, क्योंकि अभी हम लोग बेस बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। अब जैनिज्म देखिए, जैनिज्म में क्या था ना, तीर्थंकर का कॉन्सेप्ट था। तीर्थंकर का मतलब होता है ना स्पिरिचुअल टीचर्स। दो तरह के टीचर होते हैं, एक जो सब्जेक्ट मैटर सिखाते हैं, एक जो है स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, इसकी बातें करते हैं, आपको मॉरली स्ट्रांग करते हैं। तो तीर्थंकर में क्या थे ना, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें सबसे पहले वाले जो है ना तीर्थंकर थे जिन्हें हम ऋषभ देव कहते हैं। इनको यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, लेकिन ऋषभ देव को जो है ना इनका जिक्र इसमें विष्णु पुराण सब में भी उनका किया हुआ है। तो ऐसे कई सारे, अब इसमें भी देखो सिंबल्स है सभी तीर्थंकर के लिए। तो अभी उतना नहीं, अभी कुछ नाम याद रख लो, 2-3 नाम याद रख लो कि पहले 23वें और 24वें। 23वें जो है ना वो पार्श्वनाथ थे, और 24वें जो थे वो थे आपके महावीर। तो इन सभी ने प्रोपेगेट किया, इन सभी ने जो है ना नॉन वायलेंस, सत्य, सैक्रिफाइस, इन सब चीजों को जो है ना रिनंसिएशन, इन सब चीजों को प्रोपेगेट किया। लेकिन जो फाइनल ब्लो आया ना, एक पॉपुलैरिटी हुआ, वो महावीर से। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि महावीर महावीर। बट ऐसा नहीं था कि महावीर वॉज द ओनली फाउंडर ऑफ जैनिज्म या महावीर वॉज द ओनली वन फ्रॉम जैनिज्म, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 24 तीर्थंकर थे, जिसमें से आपके वर्धमान महावीर को कौन से नंबर के थे? लास्ट वाले थे। ये भी क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। लिच्छावी जो है ना प्रिंस थी इनकी माँ, और ये भी वही वज्जी संघ से, वही सेम टाइम पीरियड 2500 साल। ये भी लगभग वैसा ही कुछ पैटर्न था। 30 साल में अपना घर वर छोड़ दिया, फिर उनको मिला पीपल ट्री के अंदर, इनको साल ट्री के अंदर जो है जाके एनलाइटमेंट इनको देखने को मिला। इनको भी नॉलेज का तलाश था। धीरे धीरे, और सब ये बिहार से ही रिलेटेड, कि बुद्धा जी भी जो है ना नेपाल में जन्मे, लेकिन मेजॉरिटी काम बिहार यूपी में हुआ। ये भी बिहार में जन्मे, इन्होंने साल्ट्री के अंदर जो है एनलाइटमेंट लिया, और फाइनली जो है टीचिंग फैलाते फैलाते एक दिन उनका डेथ हो गया।
इनका टीचिंग भी वही था कि हमें क्या रहना है, काइंड रहना है, हमें सभी जीव जंतुओं को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, हमें क्या फॉलो करना है, नॉन वायलेंस फॉलो करना है, हमें क्या फॉलो करना है, सत्य फॉलो करना है, हमें क्या फॉलो करना है, सैक्रिफाइस फॉलो करना है। ये सब चीज इनका टीचिंग था कि भाई कोई भी जो भी, स्पेशली अब उस समय क्या था प्रचलन, मेन के ऊपर ज्यादा फोकस था, तो इसलिए इनके टीचिंग्स में भी मेन वर्ड जो है ज्यादा देखने को मिले। यही था कि कहा कि देखो ये थोड़े से मतलब बुद्धा जी थोड़ा मिडिल पाथ पे थे कि हाँ जितना चाहिए उतना ले लो, उसके बाद आप चीजों को छोड़ते चलो, सैक्रिफाइस करो। ये हार्श थे, एक्सट्रीम। कहा कि नहीं, सब कुछ त्याग दो, दुनिया को जैसे जीना है जियो, तुम एकदम त्याग की भावना में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, सबके लिए दया, कुछ भी नहीं मारो। एग्रीकल्चर में खेती भी करना पाप है क्योंकि कीड़े मकोड़े मरेंगे। तो ये इस चीज पे थे कि सबको रिस्पेक्ट करना है, ये धरती सबका है, हमें हमेशा सच बोलना है, चोरी नहीं करना है, धन संग्रह नहीं करना है, सब कुछ त्याग देना है समाज के लिए, इनफैक्ट अपने कपड़े भी त्याग देने हैं। बाद में देखोगे विभाजन भी होता है दिगंबर और श्वेतांबर में, अभी इतना नहीं, अभी थोड़ा बहुत जान लो। यहाँ पे वही था कि देखिए अहिंसा का बात किया, सभी बींग्स का बात किया कि हमें सबके ऊपर काइंड रहना, और सबसे बड़ी बात की ये भी क्या था ना, लोकल लैंग्वेज में टीचिंग को जो है ना प्रीच करते थे, प्रकृत। अब ना इनकी बात जो है लोगों तक पहुंचेगी, आम लोगों तक। तो यही सब बात कर रहे थे कि भाई सिंपल जीवन जीना है, एकदम से सैक्रिफाइस करके, किसी तरह से स्टीलिंग नहीं करना है, सेलिबेसी मतलब क्या आपका ब्रह्मचार्य को फॉलो करना है, सब कुछ त्याग देना है, एवरीथिंग इवन देयर क्लोथ्स। तो मतलब ये एकदम एक्सट्रीम। तो बुद्धा जी का कहना ये था ना, बुद्धा जी कहते थे कि मिडिल पाथ फॉलो करो, एकदम एक्सट्रीम, सब कुछ त्यागना भी नहीं है, एसेंशियल चीजें रखो, बाकी त्याग दो, एक्सट्रीम लग्जरी में भी नहीं जाना है। लेकिन महावीर जी का, या कह सकते हो ना जो जैनिज्म है उसका था एक्सट्रीम कि सब कुछ त्याग के खत्म करो। तो यही सब टीचिंग था जो उन्होंने क्या है ये जो है सो प्रोपैगेट किया। तो कई सारे लोग सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे। अब ये सब एग्जाम में नहीं पूछा कि सपोर्ट करते थे कि नहीं, सपोर्ट हाँ कैसे करते थे ये आप कह सकते हो कि हो सकता है कि उनके साथ जो है ना पार्टिसिपेट करते थे जगह जगह जो है जाके। इन लोगों का ये भी मानना था ना कि जो है भीख मांग के खाना खाओ, संग्रह मत करो, खाना मांग के खाओ, जितना जरूरत है बस उतना खाओ, और फिर सब कुछ त्यागते चले जाओ, फिर भूख लगे तो मांग के खाओ, कुछ भी अपने पास प्रॉपर्टी एंड ऑल ये सब मत बनाओ। तो सपोर्टर्स क्या करते थे, या तो उनके साथ जो है एक तरह से जैसे होता है ना कि रथ यात्रा, वैसे ही अपने जो उन लोगों का क्या था, संघ था, ग्रुप था, वो लोग जो अपना काम करते थे उसमें ज्वाइन कर लिए, और जैसे जैसे सैक्रिफाइस के साथ, बेगिंग के साथ जीते थे वैसे करते थे। या नहीं तो घर पे रह के, अपने घर पे भी रह के आप क्या कर सकते हो ना, अदर्स को आप ये आइडिया प्रमोट कर सकते हो कि ऐसा जीना अच्छा होगा। इसीलिए क्या है ना कि महावीर जी को जो है ना, जब नॉलेज उनको मिला ना, असली मतलब पता चला ना, तो उनको जीना या जितेंद्र कहा गया। ये याद रखिएगा कि महावीर जी जो है जब एनलाइटन हुए ना, एनलाइटन साल पेड़ के नीचे, तो उनको नाम दिया गया जिन या फिर जितेंद्र। मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों, मतलब अपने सेंसेस, हर चीज पे कंट्रोल पा लिया। और फॉलोअर्स को कहा गया जैना, जो सब कुछ कॉन्कर करके सीख गए हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनको जैना कहा गया। तो यही सब है। और ये आपका एक और नया धर्म उभरा, जैनिज्म, जो कि लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला, साउथ इंडिया के भी कुछ हिस्से में फैला, और लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास जो है ना वल्लभी में जाके उसके कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह कंपाइल हुए। तो ये दिया है कि कहाँ कहाँ ये आपका प्रेजेंट था। तो अभी बस कहानी समझो, कहानी सुनो कि कहानी कैसे कैसे चल रहा था। अब है क्या, संघ। तो संघ का सिंपल मतलब है एसोसिएशन। अभी जस्ट बताया ना कि जो टीचिंग्स था उसको प्रोपैगेट करना था, और उस प्रोपैगेट करने के लिए जो वॉलंटियर्स थे वो आपके एसोसिएशन बनाते थे, एसोसिएशन, और उसी एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते थे, संघ कहते थे। तो ऐसे ऐसे करके, मतलब सिंपल सा कहानी है कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई तो थिंकर जो है उभरे, और वो थिंकर पहले खुद एनलाइटन हुए। खुद तो पहले मतलब समझो, अब आप बैठ के खाली मॉडल बात कर रहे हो, लेकिन जब प्रैक्टिस करने की बारी आई तो कहा कि तुम लोग करो, हम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं था, वो पहले खुद एनलाइटन हुए, फिर लोगों को समझाए उनकी भाषा में। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो लोग उनको डायरेक्टली ज्वाइन किए, जो लोग नहीं कर पा रहे थे तो वो घर पे रह गए, उनको घर परिवार चलाना था, नहीं कर पा रहे थे, घर से परमिशन नहीं था। क्योंकि क्या था ना कि संघ को जो है ज्वाइन करने का, जो ये संघ है
इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन हाँ परमिशन के बाद, कि ऐसा नहीं कि आप घर वर से झगड़ा, लड़ाई पीट, वायलेंस करके आओ। जब आप वायलेंस करके आए हो तो कैसे नॉन वायलेंस को आप फॉलो कर सकते हो। तो उसमें यही था कि अगर छोटे बच्चे ज्वाइन करना चाहते बेशक कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना होगा। अगर क्या है कि कोई सर्वेंट है, कोई स्लेव है, वो ज्वाइन करना चाहता है कर सकते हो, लेकिन आपको अपने मास्टर का परमिशन लेना हो। वाइफ वुमेन अगर करना चाहती है तो उसको अपने हस्बैंड का परमिशन लेना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या, या फिर कोई ये डेटर था जिसके ऊपर उधारी है, वो ज्वाइन करना चाहता है तो हाँ, जिसने उधारी दिया उसका परमिशन लेना होगा कि भाई तुम चले जाओगे, हमारा उधार कौन चुकाएगा। तो इस तरह से, तो अगर ग्रुप बना रहा है तो उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। तो यहाँ पे वही आज संघ का जो है प्रूफ कहां से मिलता है, विनय पिटका, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधाम पिटका, ये सब क्या है ना, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स है। हर एक चीज से कुछ कुछ प्रूफ मिलता है। अभी एक नाम याद रखो, विनय पिटका, और यहां से आपको सबूत किसका मिलता है, संघ का सबूत मिलता है। तो ये सब आपका क्या है, कहलाता है। और ऑब्वियसली क्या है ना कि बेग कर करके मांगेगा तो उसको आप क्या कहोगे, भिक्षुस, और उसको पाली भाषा में क्या कहा जाता है, भिक्खूस, भिक्खूस। तो ये संघ की बात जो है कहलाया, ये सब सारा इंपॉर्टेंट चीज। अब आप कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लिस्ट एट लीस्ट 2 ways in which the संघा described in this lesson was different from the mentioned in chapter 5। क्या डिफरेंस है भाई, यहां डिफरेंस है कि पिछले वाले में क्या था, सबके लिए नहीं था, यहां सबके लिए, ऑल। बस कंडीशन ये है कि आप आ रहे हो तो परमिशन से, और परमिशन का सेंस यहां पे है ना कि आप नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करते हुए आइए। ये नहीं कि वायलेंस करके आए हो तो आप कैसे टीचिंग्स को फॉलो करोगे। और अब ये जो है कि सब लोग जो थे, ये लोग सब क्या थे ना, जितने भी संघ के लोग थे, ये रहने के लिए, इनका जो रेसिडेंट था, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं बनाना है, जमीन नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना, तो ये रेजिडेंट करने के लिए क्या है ना, ये कुछ आपके जगह यूज करते थे जिन्हें हम विहारास कहते हैं, टेम्पररी, परमानेंट, कुछ भी, जैसे भटकते रहते थे। ऐसा नहीं है कि कोई एक परमानेंट सेटलमेंट था, कि भटकते रहते थे, और जब बहुत हार्श कंडीशन होता था ना, तब किसी गुफा के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि कोई आपका गार्डन वगैरह के अंदर झाड़ उड़ है उसके नीचे रहते थे। तो वैसे जगह को विहारास कहा जाता था। जहां वर्शिप करते थे ना उसको चैत्यास कहा जाता था। और इसी तरह से क्या ना, धीरे धीरे जैसे हमारा टेम्पल है, मॉस्क है, उसी तरह से मोनास्ट्रीज वगैरह डेवलप हुआ जहां मेडिटेट करते थे। तो इस तरह से आपका मोनास्ट्रीज वगैरह भी डेवलप हुआ। तो मतलब हुआ क्या ना कि लोग सिर्फ अभी सोचना शुरू किया कि नहीं नहीं ये बात गलत है, ये क्यों ही है, ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। उस सोच को बढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। समझाना जब शुरू किया उन्होंने लोगों को, तो समझाते समझाते कई सारे लोग जुड़ गए। अब कई सारे लोग जुड़ गए, उनका टीचिंग यही था कि आपको धन दौलत नहीं बनाना है, तो भाई कहाँ रहे, कहाँ मेडिटेट करे। तो ऐसे क्या है ना, टेम्पररी शेल्टर होम्स, ऐसा नहीं था कि खुद से जो है ना कंस्ट्रक्शन करके गुफा उफा जैसा बना है, पत्थर वत्थर काट के उसी में, जैसे उनका मानना था कि जैसे पहले रहते थे वही ठीक था, क्योंकि उस वक्त शांति थी जब हम हंटर गैदरर थे। तो उसी तरह से कुछ चीज़ों को, जैसे आज भी देखोगे ना कि जो बहुत 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 नामी नामी आपने बिजनेसमैन वगैरह लोगों का जो है ना नाम सुना होगा, जो एक तरह से क्या थे, या फिर अभी रिसेंट में कुंभ लगा था, तो कई लोग पूरे कुंभ मेला में जाके वहां पे बैठे, स्नान किए, क्योंकि उन्हें वो मन की शांति नहीं मिल रही थी। कोई परमानेंटली उधर रह गया साधु बन के, कुछ लोग जो है वो वापस आ गए। तो अपने मन की शांति के लिए इस तरह से उन्होंने संघ वगैरह बनाया, विहाराज आया इसमें, फिर चैत्यस हुआ, फिर धीरे धीरे करते करते आप मोनास्ट्रीज। और वही चीज क्या है ना कि फिर से आप जानते हो ना कि जब भी कोई चीज डेवलप करने लगता है तो हम इंसान उसमें क्या देखना शुरू करते हैं, प्रॉफिट्स। हम ह्यूमंस कि धर्म या धर्म का लेसन कभी नहीं सिखाता है, धर्म वही था। लेकिन आज के डेट में क्या दिख रहा है कि इससे भी हम लोग बहुत प्रॉफिट, बहुत इकोनॉमी बूस्ट कर सकते हैं। तो आज के डेट में आप देखोगे कई सारे देशों में डेकोरेटिव मोनास्ट्रीज वगैरह जो है, वुडन के या फिर उसमें कंक्रीट का डेकोरेटिव, जो उनका ओरिजिनल टीचिंग था ना कि नहीं भाई नेचर के साथ जुड़ के रहो, जैसे नेचर रहता है वैसे आप भी रहो, वो चीज से हम दूर आ चुके हैं। तो खैर ये बियॉन्ड डिबेट है, इसको खैर यहाँ पढ़ने के पर्सपेक्टिव से तो हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, जब एथिक्स की पढ़ाई होगी तब वहां देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना, विहारास जहाँ पे लोग रहते थे, रेसिडेंट था, ये सब आपका देखने को मिला। ये सब देख रहे हो, केव्स वगैरह में, गार्डन्स वगैरह में, टेम्पररी शेल्टर्स, कुछ परमानेंट भी। भाई ये गुफा निर्धारित कर दी कि कहीं से भी भाग के यहीं आना, तो ऐसे थे। तो इन सभी जगह को जो है हम लोग क्या कहते थे, विहारास कहते थे। तो इस तरह से आपका क्या है ना
कि कई सारे जो है यहाँ से आपको जो चीज़ पढ़े हो वही सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कुछ और नहीं, नया चीज़ नहीं है। मतलब है कि ये यही सब चीज़ बताता है कि जैसे 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 बुद्धिज़्म आपका डेवलप हुआ तो रेसिडेंशियल एरियाज बढ़ा, आपके चैत्यास वगैरह डेवलप हुए, फिर आपका हुआ क्या कि आपस में डिफरेंसेस आना शुरू हुआ। तो बेसिकली ऐसे तो कई सारे छोटे छोटे ब्रांच है, लेकिन दो हिस्सा महायाना और हीनयान में ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब है क्या ना कि कन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन फिर से नहीं हुआ। तो हम ह्यूमंस ये जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कोई एक चीज फॉलो करके हम कन्फ्लिक्ट को पूरी तरह खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। वही चीज यहाँ पे ये बताता है। और बाद में धीरे धीरे क्या है ना कि इस इंपॉर्टेंस को बताने के लिए जो है ना स्टैचूज वगैरह बनना शुरू हुआ। कई जगहों पे आप जाओगे तो बुद्धा जी का स्टैचूज वगैरह देखने को मिलेगा कि लोगों के बीच में आइडिया ऑफ प्रिंसिपल्स जो है ना वो इनकलकेट हो। लेकिन बहुत लोग के अंदर होता है, बहुत लोगों के अंदर नहीं होता है। तो मतलब ये एक कुछ मिसलेनियस पॉइंट की तरह आप इसको ले सकते हो। स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रम्स, कुछ नहीं है। जब आप यंग अनमैरिड हो तो ब्रह्मचार्य, जब क्या है शादी हो गया तो गृहस्था, जब आप सब कुछ त्याग दिए वानप्रस्थ, और फाइनली खत्म। तो वैसा ही है जैसे बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो ना कि भाई यंग स्टेज है, फिर आपका मेच्योर स्टेज है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेनेसेंस की तरफ जा रहा है, ओल्ड एज, और उसके बाद खत्म। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है। तो ये 4 नाम ध्यान में आपको रख लेना है। और इसी तरह से आप देखो क्या है बताए, क्या आज के डेट में बुद्धिज्म जो है ना कई जगहों पे फैला, और अब एक तरह से ना बुद्धिज्म प्रेजेंट डे में अगर आप देखें तो प्रेजेंट डे में ये धर्म क्या है, कमर्शियलाइज हो चुका है, कन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। अभी रिसेंट में आपने न्यूज में देखा होगा कि बोध गया में जो है कुछ आपके कन्फ्लिक्ट इशू हो गए, हड़ताल वगैरह पे लोग चले गए हैं। तो यही सब है। पिलग्रिम्स क्या होता है, तीर्थ यात्रा करना। बहुत सारे नाम आप देखोगे, जैसे हर्षा के टाइम में जो है ना हुएनसांग आए थे चाइना से, या फिर आपका गुप्ता के टाइम में फाहीन आए थे, फिर आपके लगभग मान के चलो 7th सेंचुरी एडी के आसपास में आइसिंग आए थे। तो कई सारे लोग जो है ना वो आए थे। ये सब नाम ध्यान में रखना पहले, मतलब समझो कि है क्या पिलग्रिम, भाई होली ट्रैवलिंग, कि किसी आप जो है ना वर्शिप के हिसाब से, एनलाइटमेंट के हिसाब से जाते हो। जैसे आप मान लो कि चले गए 4 धाम की यात्रा करने, हज पे चले गए, तो ये क्या है, एक तरह से आप स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, पिलग्रिम्स। और इसमें नालंदा का एक जिक्र किया हुआ है। तो नालंदा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, अभी इतना जान लीजिए कि इसको ना कहीं कहीं ऐसे हुएनसांग भी लिखा होता है। हर्षा के टाइम पे आए थे पढ़ने के लिए नालंदा में, और यहाँ से इन्हीं के डॉक्यूमेंट से ना बहुत सारा हिस्ट्री हमको जो है नालंदा के बारे में देखने को मिलता है। और नालंदा क्यों आए थे, तो नालंदा बहुत ही ज्यादा पास्ट का जो है ना ऑक्सफोर्ड था। आज के डेट में जो आप देख रहे हो ना, जो ऑक्सफोर्ड का, हार्वर्ड का जो इंपॉर्टेंस है वो, मतलब यहाँ बहुत सारे बुक्स थे, लर्नड प्रोफेसर्स थे, पढ़ाई, स्पिरिचुअल, फिलॉसफी, एवरीथिंग, हर चीज में ये सबसे अव्वल नंबर पे था। इसीलिए तो यहाँ पे आया। सिर्फ यही नहीं, कई लोग नालंदा में आए, लेकिन बख्तियार खिलजी जी को पता नहीं क्या पता चला, गए और पूरा आग लगा दिया। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। डिस्क्राइब द वेज इन विच बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड। देखो, बुद्धा जी का मैसेज स्प्रेड करने का सिंपल तरीका था कि सिंपल रहो, बात खत्म। लोगों की भाषा में बताओ, आसान भाषा में बताओ, ग्रुप बना के समझाओ एक साथ, ये था उनका मतलब। है कि ग्रुप में या संघ में, प्लस क्या था, कॉमन लैंग्वेज में चीजों को प्रोपागेट करो। ट्रू फॉल्स। अब बुद्धा जी एनिमल सैक्रिफाइस को एनकरेज किए, एकदम फॉल्स है। सारनाथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बुद्धा जी ने पहली बार टॉट किया, सही बात है। कर्मा का कोई इफेक्ट नहीं, गलत बात है। उन्होंने कहा था कि इस जन्म और अगले जन्म हर जगह इफेक्ट है। अटेनमेंट मिला बोध गया में, सही बात है। गया भी लिखा होता तो ना तो चलता, गया में ही बोध गया आता है। उसके बाद है कि उपनिषदिक थिंकर्स बिलीव दैट आत्मा एंड ब्राह्मणा आर अल्टीमेटली वन, सही बात है। मतलब यूनिवर्सल सोल, इंडिविजुअल सोल सब एक ही है, चीजें यूनिवर्सल है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है कि व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट उपनिषदिक थिंकर्स वांटेड टू आंसर। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हो फिलोसॉफिकल में कि लाइफ का असली मतलब क्या है, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होता है, क्या सच में डेथ के बाद जीवन होता है, क्या सच में कोई गॉड का एग्जिस्टेंस है तो कितने गॉड हैं, सोल का क्या इंपॉर्टेंस है, बॉडी का क्या इंपॉर्टेंस है। यही सब क्वेश्चन का आंसर इससे मिला। व्हाट वर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा, अभी बताए थे ना कि काइंड रहो, सैक्रिफाइस करो, स्टील नहीं करो,
साथ ही साथ क्या है कि आप जो है रिस्पेक्ट कीजिए सभी को। तो ये सब जो है ना टीचिंग्स था इनका, कि कोई भी चीज आपका सेलिबसी, ब्रह्मचार्य, सब कुछ को त्याग दो, ये सब उनका टीचिंग्स था। Why do you think अनागाज मदर, भाई मोटिवेशन, किसी की भी मम्मी, मेरी आपकी किसी की भी मम्मी अगर कहे कि इन महान इंसान का स्टोरी बताने, तो वो चाहती थी कि उसका बच्चा उससे मोटिवेट हो, रियल मीनिंग समझ पाए लाइफ का, रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। उसका डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर स्लेव्स टू जॉइन संघा, नहीं, गलत था। क्योंकि सबसे पहली बात तो क्या था ना कि स्लेव का लाइफ बहुत हार्ड था, उसके मास्टर्स काइंड नहीं थे, प्लस क्या था कि जो आपके मास्टर्स वगैरह थे वो परमिशन भी नहीं देते, क्योंकि अगर सब चल जाएगा संघ में तो काम कौन करेगा, तो ये मुश्किल था। डिस्कस द रीजन वाई चाइनीज पिलग्रिम केम टू इंडिया फॉर एनलाइटमेंट, नॉलेज, इसके लिए आए थे। और ये तो आपका खैर होमवर्क है, एग्जाम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुछ 5 आइडियाज जो है वो आप आइडियाज एंड क्वेश्चंस मेंशन इन द लेसन है, उसका आप लिस्ट बनाइए और उसके में से 3 चूज कीजिए और बताइए कि क्या आज भी इसका इंपॉर्टेंस है तो क्यों है। आइडियाज बहुत सारे आइडियाज मिले ना, सेलिबसी का आइडिया मिला आपको, नॉन वायलेंस का आइडिया मिला, सत्य का आइडिया मिला, दुख के कारण का आइडिया मिला, तो ये सब आइडिया मिला। तो क्या इसमें से कुछ चीजों का आज भी रेलिवेंस है कि नहीं है, तो क्यों है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, 5 मार्क्स का आपके लिए है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट मोर अबाउट, मतलब आज के डेट में भी क्या कोई इंसान है, आदमी या औरत, जो कि एक तरह से सब कुछ सैक्रिफाइस करके स्पिरिचुअल जर्नी पे आ गया। तो कई सारे आप देखते होंगे, रशिया के, नेपाल के, इंडिया के कई बड़े बिजनेसमैन, कुंभ में ही आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े जो है एजुकेटेड लोग, IIT के पढ़े हुए लोग, NIT के पढ़े हुए लोग, MBBS लोग, UPSC किए हुए, कई सारे लोगों ने जो है जीवन को त्याग के एक स्पिरिचुअल पाथ में रास्ता अपनाया। तो कुछ एग्जांपल्स लिखिए, IIT बाबा मत लिख दीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसको सबसे लास्ट में आपको करना है। तो मतलब क्या है कि अभी तक कहानी जो है ना वो बढ़ा कैसे, बढ़ा ऐसे कि अपन लोग थे क्या, हंटर्स एंड गैदरर्स। फिर से एक क्विक रिवीजन जो भी आपके पिछले चैप्टर्स चले, हमें लगा कि भाई बड़ा रिस्की है, किसी तरह सेटल हो जाओ, तो सेटलमेंट करना सीखे। पहला सेटलमेंट कौन आया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन समय के साथ क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। डिक्लाइन कर गया तो वैदिक एज आया, उसमें कौन सा एज आया, ऋग्वेदिक एज। उसके बाद धीरे धीरे ऋग्वेदिक एज के बाद आपका कौन सा आया, लेटर वैदिक। और ये सब होते होते मतलब पहले चीजें बहुत सिंपल थी, पहले चीजें ना बहुत सिंपल थी, अब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता गया। पहले कुछ नहीं था, खाना कलेक्ट करो, खाओ, खाना सही है तो ठीक है, जिंदा रहेंगे, कल फिर एनर्जी मिलेगा, और नहीं खाना जहरीला निकला, खत्म, टाटा बाय बाय। या फिर मान लो खाते खाते कोई जानवर का नजर पड़ गया तो फिर तुम्हारा खाना, तुम क्या खाओगे, तुम किसी के खाना बन जाओगे, फिर खत्म। तो इतना सिंपल था लाइफ। फिर हमें लगा कि यार बहुत रिस्क है, कहीं पे एक जगह घर बना के अगले बगल में प्लांट टूलांट लगाते हैं, उसी में जो फल फूल उगेगा हम खाएंगे और रहेंगे, थोड़ा सेफ तो रहेगा। आग वाग डिस्कवर कर लिया, चक्का डिस्कवर कर लिया, पॉटरी वगैरह बना लिया, जीवन सुख में जा रहा था। लेकिन इसमें से क्या हुआ ना, इंसान का ही तो मन है, इसमें से कुछ खुराफाती लोग ऐसे निकले जिन्होंने कहा कि ना अब पावर दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम ज्यादा पावरफुल है। जैसे होता है ना स्कूल में भी या कॉलेज में भी, आप देखते हो कि कोई इंसान आएगा, कोई ऐसा इंसान पक्का किसी न किसी ग्रुप में होगा जो आएगा कहेगा कि चलो पंजा लड़ाओ, देखते हैं तुम मेरे से जीत पाता है कि नहीं, चलो एक मुक्का मार के दिखाओ। तो ऐसा ही कुछ लोग पैदा हुआ। तो भाई वो लोग पावर दिखाने के लिए अलग अलग यज्ञ परफॉर्म करने लगा, झूठ मूठ का कैटल वैटल के लिए लड़ाई करने लगा। तो इसमें से कुछ लोग जो है ना वो किसी विधि से जीतना शुरू किए, ऐसे भाषा में जो है ना स्क्रिप्ट लिखा गया जो सब नहीं पढ़ पाते थे। तो जो पढ़ पाते थे वो कहलाए ऊंची जाति के लोग, जो नहीं पढ़ पाए नीची जाति के लोग। तो जाति का एक सिस्टम डेवलप हुआ, इनइक्वालिटी आने लगा समाज में, इनइक्वालिटी आने लगा, एक तरह से सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। तो कुछ सेंसिटिव लोगों को लगा नहीं ये गलत बात है, दिस इज रॉन्ग, तो कहा कि नहीं आवाज उठाना होगा। तो कई सारे थिंकर्स जो है ना उभरे, फिलोसफर्स उभरे। उसमें से 2 नाम याद रखिएगा, एक है गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। जब उनको नॉलेज मिला, एनलाइटमेंट मिला, तब वो वाइज या बुद्धा कहलाए। और दूसरे थे आपके वर्धमान महावीर। इन्होंने फाइनल ब्लो दिया जिससे आपका जो है जैनिज्म नाम के एक नए कल्ट का जो है जन्म हुआ,
जिसके फॉलोअर्स जैना कहलाए, या तो कॉन्क्वरर्स जिन्होंने अपने सारे इंद्रियों पे जो है जीत हासिल कर लिया, कंट्रोल कर लिया, सेक्रीफाइस के मूड में आ गए, सत्य बोलने के मूड में आ गए, स्टील नहीं करना इस मूड में आ गए। और इन्होंने जिस धर्म का उत्पत्ति किया उसका नाम था बुद्धिज्म। तो ऐसे ऐसे मतलब पैरेलली क्या हो रहा है, थिंकर्स भी आपके जो है उभर रहे हैं, और इधर पैरेलली आपका क्या है, जनपद या कह सकते हो बिग एम्पायर्स, ये भी आपके उभर रहे हैं। अब दोनों में एक तरह से चलेगा क्लैश। कि कभी देखना कुछ राजा लोग जो है ना, जैसे पुष्यमित्र शुंगा के बारे में आप सुनोगे, जिन्होंने कई सारे बुद्धिस्ट लोगों को का कत्ल कर दिया अपने हिंदुइज्म धर्म को बढ़ाने के लिए। कभी आपके जो है मुस्लिम इन्वेडर्स आए, तो ऐसा चलता रहा। मतलब क्या है ना कि राजपाट और धर्म की लड़ाई चलती रही। कि ये नॉर्मल है कि जब भी कोई एम्पायर है, आज के डेट में एम्पायर कौन है, पीपल, डेमोक्रेसी हमारे देश में कि लोग इलेक्शन कर, अब यही गड़बड़ा जाए ना तो देखना कि क्या होगा, क्लैश होना शुरू होगा। एम्पायर जब जब वीक पड़ेगा, इकोनॉमी कमजोर पड़ेगा, बस होगा क्या, क्लैश होगा। अब कुछ नहीं, क्लैश जो है ना वो किसके भरोसे, रिलीजन सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेगा। घर में भी देखना नॉर्मल सा, कि जब आप देखोगे ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज या क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है ना, उसके पास अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके जाओ तो वो क्या कहेंगे, अब भगवान ही जाने, भगवान ही मालिक है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। तो वैसा ही कुछ है। या फिर मान लो कि जिनके पास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि हम इस चीज को ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगे, भगवान ही जाने हमारी किस्मत में क्या लिखा। तो वैसा ही कुछ होता। और यही भगवान कुछ नहीं जान रहे, भगवान कुछ नहीं कर रहे, लेकिन लोग भगवान के नाम पे क्या हो रहे, क्लैश में आ रहे। तो यही आपका चलता रहेगा। इसके बाद क्या होगा, धीरे 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 हम लोग अंपायर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे अंपायर पढ़ेंगे। जैसे हरियाणक डायनेस्टी पढ़ेंगे, जैसे शिशुनाग डायनेस्टी पढ़ेंगे, जैसे आपका क्या है कि नंद डायनेस्टी पढ़ेंगे, जैसे मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग क्या है शुंगा डायनेस्टी पढ़ेंगे, हम लोग कानवा डायनेस्टी पढ़ेंगे। ऐसे ही कई सारे, गुप्ता डायनेस्टी आएगा, फिर वर्धन डायनेस्टी आएगा आपका। इसी तरह से क्या है, कई सारे सतवाहना, पाला, प्रतिहार, गुर्जर, इस तरह के कई सारे n नंबर ऑफ डायनेस्टीज आते जाएंगे, और वो हम लोग पढ़ेंगे। और हमेशा देखेंगे कि क्या हो रहा है कि राजा सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहा है, कहीं ना कहीं कोई बिट्रे करने वाला आएगा, धोखा देने वाला आएगा, उस धोखा देने वाले की वजह से उस राजा पे अटैक होगा। राजा स्ट्रांग हुआ तो जीत जाएगा, नहीं स्ट्रांग हुआ तो मारा जाएगा। और इस चक्कर में होगा क्या कि जैसे ही राजा स्ट्रांग होगा तो प्रजा भी अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेगी, शांति पीस के साथ रहेगी। राजा जैसे कमजोर पड़ गया तो लोगों में जो है ना खलबली मच जाएगा, और वो कुछ भी अनयूजुअल रीजन लेके आपस में क्लैश करना शुरू करेंगे। तो यही सब हमारा आगे चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर का कहानी आपको समझ आ गया। डेट लाइन और ये सब बाद में फिट करना, पहले कहानी समझो, लिंक करो, फिर जो है उस कहानी के पात्र को फिट करना, और फिर डेट को। अभी पहले कहानी समझते जाओ। पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, और शेयर करना होगा तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।